नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले अहम मुद्दे पर आज बात करेंगे। भारत में समेत दुनिया भर के 190 ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना ने अपना संक्रमण फैला दिया है और ये कोरोना संक्रमित प्रभावित देश हैं। और भारत में पिछले 5 से 6 दिन में कोरोना के नए मामले 40,000 से ऊपर जा रहे हैं और इससे पहले रोजाना 30 से 40,000 के करीब मामले आ रहे थे। और वहीं आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो आपको बताते चले 40,134 नए कोविड के नए केस सामने निकल कर आए हैं। वहीं पर 422 जो लोग हैं वो कोरोना के चलते इनकी मौत हो गई है। 24 घंटे के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 36,945 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये एक राहत की बात है कि 36,945 जो मरीज हैं वो 24 घंटे के अंदर ठीक भी हुए हैं। और वहीं ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या की बात करें तो यह 3,08,57,467 पहुंच गई है। वहीं रिकवरी रेट वर्तमान में 97.35% पर है। और भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो भी आपको बताते चले 4,13,718 है और पिछले 24 घंटे में नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम रही है। तो आपको बताते चले कि लगातार कोरोना के मामले अब घटते जा रहे हैं और तीसरी लहर को लेकर यहां पर जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने चेतावनी दे दी है कि तीसरी लहर जल्द ही आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए जहर ये बताया जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चे भी संक्रमित होने की संभावना बताई जा रही है। और इससे पहले आपको ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र में फिर से स्कूल खुले हैं और वहां पर नतीजा भी देखने को मिला है। सोलापुर में आपको बताते चले कि 600 बच्चे यहां पर संक्रमित पाए गए हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, जिनसे हम सवाल करेंगे कि तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं। तो हमारे साथ धर्मेंद्र हैं वाराणसी से और मेरठ से भी हमारे साथ सोनू जुड़ गए हैं सीधा, और राशिद खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। सबसे पहले हम मेरठ चलेंगे और मेरठ में क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था की जो तैयारियां हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। सीधा पहुंच रहे सोनू के पास। सोनू, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी तक तो कोरोना काल का समय चल रहा था और कोरोना काल को लेकर काफी तबाही भी मचाई गई, क्योंकि दूसरी लहर में मेरठ में काफी मौतों का भी आंकड़ा बढ़ा। इस तरीके से अब तीसरी लहर की बात की जा रही है तो तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट दिखाई दे रहा है। और तीसरी लहर को लेकर यहाँ मेडिकल और जिला अस्पताल में काफी बेड भी तैयार किए गए। बेडों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को भी लेकर अब हॉस्पिटल जो है अलर्ट है, क्योंकि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की ज्यादा मारामारी मची थी। उसी को लेकर अब अस्पताल पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। चलिए, आगरा से हमारे साथ राशिद खान भी जुड़े हुए हैं। सीधा राशिद का रुख कर लेते हैं। राशिद, तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं स्वास्थ्य महकमे की अगर बात की जाए तो? देखिए, आपको बता दें कि तीसरी लहर जो है वो आने का पूरी तरीके से अंदेशा है। तीसरी लहर के आगरा जनपद की बात करें तो कोई खास जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं की गई हैं। बच्चों बताया गया है इसके अंदर डॉक्टर्स के द्वारा कि तीसरी लहर के अंदर बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। जाहिर सी बात है, बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे तो PICU की व्यवस्था बड़ी संख्या में करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर के अंदर जो नौजवान तबका इफेक्टेड हुआ था उसके कारण जनपद आगरा के अंदर तबाही मच गई थी। त्राही मची हुई थी, ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं वेंटिलेटर नहीं थे। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने तो ये समझ लीजिए कि आतंक सा मचा दिया था। तो अब उसको तमाम जितनी बड़े मामलात हम लोगों के सामने पेश आए थे दूसरी लहर में, उसको देखते हुए अगर कहा जाए तो आगरा के अंदर व्यवस्थाएं ठीक तरीके से नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर PICU की व्यवस्थाएं करनी थी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आगरा जिला अस्पताल की बात करें या आगरा SN मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पहले से वेंटिलेटर तो है बच्चों के लिए,
लेकिन उतनी मात्रा में शायद नहीं है जितनी मात्रा में होने चाहिए। इस पूरे मसले पर हमने जब डॉक्टर IMA के जो एडिटर हैं डॉक्टर अरुण जैन, उनसे बात करना चाहिए तो उनका यही कहना था कि बच्चे तीसरी लहर में जो इफेक्टेड होंगे उसके लिए खास तौर पर PICU की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन अभी पूरे तरीके से कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है। और आपको बता दें कि हमारे जो आगरा जनपद के और हमारे प्रदेश के जो नेता हैं वो तो बाज आने वाले नहीं हैं। बड़ी बड़ी, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, बड़े इफेक्टेड होंगे। वो इफेक्टेड होकर जब घरों के अंदर जाएंगे तो बच्चे भी इफेक्टेड होंगे। डॉक्टर अरुण जैन का यही कहना था कि बच्चे डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं होंगे, बच्चों को इफेक्टेड करने के लिए बड़े लोगों की भूमिका होगी, इनडायरेक्टली इफेक्टेड होंगे। जब ये बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, चुनावी दौरे होंगे तो जाहिर सी बात है इसका जो संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ेगा, संक्रमण फैलेगा भी। तो ये बड़े लोग जब घरों के अंदर जाएंगे तो बच्चे इफेक्टेड होंगे। बच्चा जो नवजात बच्चा जो होता है वो अपनी समस्याएं बता नहीं पाता है। जब बड़े लोगों की हालतें ये थी कि लोग झेल नहीं पा रहे थे कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन लेवल को, तो बच्चे किस प्रकार मैनेज कर पाएंगे। जी राशिद, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि पश्चिम बंगाल के अगर चुनावों की बात करी जाए तो यहाँ पर भी जब चुनाव हुए थे तो लोग यहाँ पर भीड़ जो थी बहुत ज्यादा उमड़ी थी, जिसकी वजह से कोरोना के मामले सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में देखने को मिले, इसके बाद महाराष्ट्र में देखने के लिए मिले। और अगर हम आज की बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछले 2-3 दिनों में ये सामने निकल कर आया है जहां पर छात्र और छात्राएं यहाँ पर 600 के करीब संक्रमित हुए हैं कोरोना के चलते। और वहीं विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि जल्द ही तीसरी लहर आने की संभावना भी जताई गई है। लेकिन तैयारियां क्या है वही जानने की कोशिश, क्योंकि दूसरी लहर में जो देखा गया अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवाइयों की कमी और कई जगह कालाबाजारी की खबरें भी सामने निकल आई। अगर आपके आगरा की बात की जाए तो यहाँ पर 8 लोगों की मौत हुई थी ऑक्सीजन के वजह से, ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाया जिस वजह से 8 लोगों की एक अस्पताल में मौत हुई थी, जिसके बाद बहुत ही हाहाकार मचा और सरकार पर विपक्ष ने यहाँ पर हमला बोला। लेकिन एक बार फिर तीसरी लहर की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर आखिर क्या तैयारियां अस्पतालों ने अभी पूरी नहीं की जैसा कि आपने बताया, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तैयारियां हमारी पूरी हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो वहां पर स्कूल भी खुल चुके हैं आज से और बच्चे भी स्कूलों में जाने लगे हैं। अगर तैयारियां पूरी नहीं है तो फिर इस तरीके के निर्णय क्यों ले रही सरकार है? देखिए, ये कहेंगे कि जल्दबाजी के निर्णय हैं। सरकार, देखिए सरकार ने तो पहले भी दावे किए थे जी, दूसरी लहर आने से पहले सरकार ने ये दावे किए थे कि हमने व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर दी है, सही व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर दी हैं, हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार के दावे कुछ और होते हैं, धरातल परिस्थिति कुछ और होती है। अब ये तीसरी लहर के लिए भी यही बातें कर रहे हैं कि हम लोगों ने व्यवस्थाएं पूरी कर दी हैं, लेकिन जब तीसरी लहर पूरे तरीके से अपने आप आगरा शहर को जो कब्जे में लेगी उस वक्त व्यवस्थाएं कुछ और नजर आएंगी। देखिए, आगरा जनपद के हॉस्पिटल तो राष्ट्रीय लेवल पर मुद्दा बने हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, कौन सा ऐसा देश का नेता है जो आगरा के हॉस्पिटलों को लेकर एक्टिव नहीं था? बिल्कुल तमाम तरीके की बातें चली हैं। देखिए, प्राइवेट जब सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर व्यवस्थाएं नहीं होती हैं सही तौर पर तो हर व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जाता है। जब प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ कोई व्यक्ति अपने मरीज को लेकर जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो संचालक हैं वो एक तरीके से ये कह लीजिए कि छुरियां लेकर बैठे हुए हैं, वो काटने के लिए तैयार हैं। 10-10 दिन के बिल 13-13, 14-14 लाख रुपए के लोगों को दे दिए गए दूसरी लहर के दौरान। तो किसी तरीके से अगर अंकुश लगाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी के पास इस वक्त खाने के लिए रोटी मयस्सर नहीं है। वो 10 लाख रुपए, 13 लाख रुपए का इलाज कैसे करवाएगा? सबसे पहले सरकार को एक कार्य करना चाहिए, सख्ती से प्राइवेट हॉस्पिटलों को ये आदेश करने चाहिए कि कोई भी कोरोना संक्रमित आएगा तो उसके साथ व्यवहार जो होना चाहिए वो बिल्कुल मीडियम तौर पर होना चाहिए। क्योंकि अस्पतालों के जो हॉस्पिटल संचालकों की अकड़ से लोग इतने परेशान थे कि लोग ये समझ लीजिए कि रोडों पर आने को उतारू थे। पारस हॉस्पिटल का मुद्दा भी लगातार गरमाया रहा, अभी तक गरमा रहा है। आगरा के विम्स हॉस्पिटल की बात करें या आगरा के उपाध्याय हॉस्पिटल की बात करें, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, मीडिया में दिखाई
दिखाया गया है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक्टिव किया जाए, उनको सख्त आदेश दिए जाएं कि कोरोना के नाम पर लूट को खत्म कर दिया जाए। अगर ये खत्म नहीं हुई लूट, तो फिर दोबारा से लोगों की आस्था से खिलवाड़ होगा। भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर लूट मचा देंगे। पिछली बार तो हुए थे, वो अपने आप को मैनेज कर पा रहे थे, लेकिन डॉक्टरों का जिस तरीके से ये कहना है कि तीसरी लहर के अंदर बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, बच्चे बेचारे कैसे मैनेज करेंगे? तो कहीं ना कहीं सरकार को जो लफ्जी तौर पर सरकार कहती है, वो अमली तौर पर लाना बेहद जरूरी है। व्यवस्थाएं नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं इस बात को, और ये सारी चीजें बहुत जल्दी तीसरी लहर जब आएगी तो ठीक है राशिद, आप हमारे साथ बने रहें। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। वाराणसी में क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अभी ताजा अपडेट है वो जानने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त कर ली गई हैं क्या? जी बिल्कुल, तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन ने काफी तैयारियां की हैं। दूसरी लहर में जो परेशानियां आई या जो लोगों के सामने दवाओं का या बेड का या ऑक्सीजन की किल्लत दिखाई दी, जिसके चलते वाराणसी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, समीक्षा करना पड़ा, और जो इसके बाद अस्थायी कोविड सेंटर खोलने पड़े, अस्पताल खोले गए। उसके बाद हालात सामान्य हुए, जिसके बाद आज तीसरी लहर को देखते हुए, जबकि अभी देखा जाए तो 2-3 दिनों के अंतराल में कुछ राज्यों में बहुत तेजी से कोरोना के संक्रमण फैले हैं। इसके मद्देनजर लगता है कि तीसरी लहर से आशंका से निपटने के लिए कोविड सेंटरों को तैयार किया गया है और अस्पतालों को भी तैयार किया गया है। इसके साथ ही पीरियाडिक बच्चों पे काफी खास असर दिखाई पड़ेगी, जिसको लेकर के अभी वर्तमान में नए अस्पतालों में नए ऐसे व्यवस्थाओं किया गया है जिससे कोविड के तीसरे लहर से निपटा जा सके। चलिए, हमारे साथ मेरठ से सोनू सीधा जुड़े हुए हैं। सोनू से जानने की कोशिश करेंगे। सोनू, मेरठ में क्या कुछ हालात हैं इस समय, क्योंकि तीसरी लहर यहाँ पर संभावना आने की संभावना यहाँ पर वैज्ञानिकों ने जता दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी लहर जल्द ही आ सकती है और बच्चों पर इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या लगता है वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? स्वास्थ्य महकमे में किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं? क्या स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है तीसरी लहर से निपटने के लिए? सरकार ने क्या कुछ व्यवस्थाएं कर ली हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी भी बताया कि दूसरी लहर ने काफी यहाँ आतंक मचाया, तो उसको देखते हुए तीसरी लहर को लेकर यहाँ पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग पूरा अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग में पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का यह भी कहना है, लेकिन यह तो आने वाला समय बताएगा जब तीसरी लहर आएगी और मरीजों का आंकड़ा बढ़ना स्टार्ट होगा कि जो दावा स्वास्थ्य विभाग कर रहा था कि वह दावा पूरा हुआ है या नहीं। हालांकि दूसरी लहर से भी पहले स्वास्थ्य विभाग ने खूब दावे किए थे कि हमारी पूरी तैयारी है, किसी भी मरीज को मरने नहीं दिया जाएगा, सभी को स्वास्थ्य इलाज मिलेगा। लेकिन जब दूसरी लहर में मौतों के आंकड़े और मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते चले गए तो स्वास्थ्य विभाग के दावे सभी फेल होते चले गए। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरीके से हड़कंप मच गया था। उसको लेकर कुछ मरीजों ने तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी अपना इलाज कराया था, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों ने भी उनका काफी फायदा उठाया, जिसमें 2 या 4 दिन का बिल 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का बनाया गया था, जिसको लेकर साफ तौर पर बताया गया, फिर दिखा भी और बताया भी गया कि स्वास्थ्य विभाग के दावे सभी खोखले नजर आते हैं। ऐसे ही दावा अब तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि जो ये दावा कर रहा है ये कितना सही है और कितना इसका असर होगा। लेकिन सोनू, लगातार सरकार हो या फिर प्रशासन हो, जिला प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है कि कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारियां हैं, जिले में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, चाहे वो अस्पताल हो चाहे स्कूल में बच्चों का प्रवेश हो, उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई। लेकिन जो दूसरी लहर में देखने को मिला, यहाँ पर लोग मरते रहे, तड़पते रहे, यहाँ तक कि शमशान घाट में उनको जलाने के लिए भी जगह नहीं मिली, और इसके साथ ही ऑक्सीजन को लेकर लोग भटकते रहे, इधर उधर कालाबाजारी भी देखने को मिली। लेकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर शादी विवाह में भी हम देख रहे हैं कि जहाँ पर लोग यहाँ पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। उनसे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रशासन केवल दावा करता है कि हमने सभी तैयारियां कर ली हैं, प्रोटोकॉल के नियमों के अनुसार शादी और मंदिरों में लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, दूसरे सोमवार में भी मंदिर की समिति की ओर से कहना यही है कि प्रोटोकॉल नियमों के साथ मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन जब हमने मंदिर की हकीकत जानी तो इस पर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही थी। जहाँ जलाभिषेक श्रद्धालु कर रहे हैं वहाँ एक साथ ही
कम से कम 100 लोगों की भीड़ जुटाई गई है और लंबी लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की दर्शन करने के लिए। और मंदिर समिति और प्रशासन दावा कर रहा है कि हम प्रोटोकॉल के साथ ही लोगों को प्रवेश करा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि केवल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग केवल दावा कर सकता है, बाकी स्तर पर अभी तक इनकी कोई भी तैयारी नहीं है। चलिए राशिद, अगर ये माना जाए जिस तरीके से तैयारियों की बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि हम पूरे तैयार हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए, लेकिन जब तीसरी लहर आएगी उसमें तभी पता चलेगा कितनी तैयार है सरकार और कितने तैयार हैं लोग। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर लोगों से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर ढिलाई बिल्कुल से ना बरतें। आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ध्यान रखें। आखिर आगरा के लोग कितना इसको लेकर तैयार हैं, सजग हैं? क्या लोग वहां पर जो गाइडलाइंस हैं, कोरोना के नियम है, उसका पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? राशिद, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, राशिद से हमें लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, तो एक बार फिर से वाराणसी चलते हैं। वाराणसी में धर्मेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा धर्मेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लोगों से अपील की कि लोग, अगर आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ख्याल रखें। तो वाराणसी में क्या लोग इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? सरकारी दावे तमाम हो रहे हैं। सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कोविड गाइडलाइन के पालन कराने से लेकर के, और सरकार की अपनी पूरी कोशिश है, दिखा रही है, दावा कर रही है, कोविड से निपटने की बात कर रही है कि हल्के जी जी ठीक है धर्मेंद्र। राशिद, ठीक है, तो आपको बताते चले कि तीसरी लहर से निपटने के लिए कितना सरकार तैयार है, कितना स्वास्थ्य महकमा तैयार है, इसी को हम जान रहे हैं। सीधा हमारे साथ रिपोर्टर लाइव जुड़े हुए वाराणसी से, हमारे साथ धर्मेंद्र लाइव जुड़े हैं। वो बता रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं, क्या कुछ स्वास्थ्य महकमे की तरफ से की गई हैं। और इसके साथ मेरठ से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं, जो वहां से भी हमारे साथ सीधा बता रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां कर ली गई। और राशिद भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार तैयार है। तो तीनों रिपोर्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राशिद आपका भी, धर्मेंद्र आपका भी और सोनू आपका भी, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि कितनी तैयार है सरकार और कितना तैयार है स्वास्थ्य महकमा। क्योंकि तीसरी लहर जो है वो अब आ गई, आने वाली है, और जिसको लेकर आपको बताते चले कि विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि तीसरी लहर में जो बच्चे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो तीसरी लहर से बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, ये मानना है विशेषज्ञों को, जिसको लेकर कितनी तैयार है सरकार और कितने तैयार हैं स्वास्थ्य महकमे, कितने तैयार हुए हैं अस्पताल, इसको लेकर हम सीधा जान रहे थे अपने रिपोर्टरों से। उन्होंने पल पल की अपने यहाँ की जो भी जिले की रिपोर्ट थी वो आप तक पहुंचाई और बताया कि कितना अस्पताल तैयार हैं और कितने लोग तैयार हैं। क्योंकि तीसरी लहर से निपटने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि हम कोरोना की जो लहर है, कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, इनको हम कम कर सके और कोरोना की जो चैन है उसको हम तोड़ सके। फिलहाल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच।